नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। कल मेरे आगे आगे एक शराबी चला हुआ था, तो वो बड़ा हिचकोले खा रहा था, इधर से उधर उधर से इधर। मुझे पता नहीं लग रहा था कि ये किस तरफ गिरेगा, कब गिरेगा। मैं कोशिश कर रहा था कि उससे बच के निकल जाऊं। इतनी ज्यादा पी ली कि अब चला ही नहीं जा रहा। और फिर थोड़ी देर बाद, हम जहाँ रहते हैं ना वो पहाड़ी इलाका है, तो चढ़ाई लग गई। चढ़ाई थोड़ा स्टीप थी, तो उस चढ़ाई को चढ़ते वक्त वो बेचारा धराशायी हो गया, धड़म हो गया। पहले तो मैंने उसको उठाने की कोशिश की, मैंने कहा चलो उठा देता हूँ। मेरे पीछे से कोई और आ रहा था, कहने लगा चाचा जी छोड़ो, अगर आप कोशिश भी करोगे ये तो नहीं उठेगा, आप खुद गिर पड़ोगे। अब इसका इलाज यही है कि इसको यहीं पड़ा रहने दो। मैंने कहा नो नो, ऐसे नहीं, इंसान है फिर भी, तुम इसकी मदद करो कि इसके घर पहुंचाओ। फिर उसने आवाजें वूजें लगाई, उसके घर वाले आए और 4-5 बंदे उसको उठा के ले गए। भैया, उस आदमी को उठा के ले गए 4-5 बंदे, ये तो बात ठीक है, परंतु हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसको कौन उठा के ले जाएगा? वो भी इसी तरह हिचकोले खा रही है। लिखा है ए स्लोइंग इकोनॉमी, ए ड्विंडलिंग इकोनॉमी। ड्विंडलिंग। जब किसी अर्थव्यवस्था के पास, किसी मुल्क के पास इनकम के साधन कम हो जाए ना, तो हम कह देते हैं कि इसके इनकम के साधन, जो रेवेन्यू के साधन जो है ना, वो डिविंडलिंग है। दिस इकोनॉमी हैज ए डिविंडलिंग रेवेन्यू सोर्स। जब ये जीडीपी वगैरह लगाई ना इन्होंने, बिना सोचे समझे, बिना विदाउट एनी प्लानिंग, इनको प्लानिंग कुछ थी। हम मानते हैं कि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता, परंतु जो प्लानिंग थी वो सब हवाई के लिए निकली। और फिर इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी भी बिना प्लानिंग के की। प्लानिंग उसमें भी की होगी, परंतु वो शराबी जैसी प्लानिंग, शराबी जैसी प्लानिंग। जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हो गया उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब जब इन्होंने ये निर्मला सीतारमन ने मई महीने के जून ही समझो बजट पेश किया था ना, 2020 का, तो उस वक्त बड़े सपने दिखाए थे, बड़े गजब का भाषण था इनका। 2 घंटे लगातार भाषण चला था, मैंने थोड़ा सा सुना भी था और फिर पढ़ा भी था। अब अप्रैल से लेके नवंबर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8.07 लाख करोड़ का कर्जा ले चुकी है, बोरोइंग कर चुकी है। हमारी सारी अर्थव्यवस्था ही बोरोइंग पर टिकी हुई है, कर्जे पर टिकी हुई है। तो फिर वो सपने कब पूरे होंगे जो कहा करते थे? कभी तो कहा करते थे कि मैं हर एक गरीब को एक घर दूंगा, हर एक गरीब को एक घर दूंगा। कई बार ऐसे शोषे भी उठते हैं कि प्रधानमंत्री ने इतने लोगों को घर दे दिए, पर बाद में पता लगता है कि सिर्फ चाबी ही है, घर अभी बना नहीं। बनेगा, बनेगा तो मिलेगा जरूर, क्योंकि चाबी हाथ आ गई। तो इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से गिरी। आए तो थे ये कह के मैं विकास पुरुष में बहुत ज्यादा विकास कर दूंगा, इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था गिरी कि जीडीपी माइनस में चली गई। माइनस में भी कितना? -24%। बजट सुनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये जीडीपी 2.5%, 3% रहेगी, परंतु मैंने कहा था कि नहीं डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं। जीडीपी अगर 0% भी रह जाए तब भी, आप मेरा कोई वीडियो निकाल के देख सकते हैं, जो जून महीने में मैंने कहा था, वही हो गया, वही हो गया। अब भी अर्थव्यवस्था संभले नहीं संभल रही है। जिस तरह एक तूफान आया हो ना, बहुत भयंकर तूफान, और किसी का जहाज जो है ना समुद्र में, चारों तरफ समुद्र है और जहाज है, हिचकोले खा रहा है, तूफान के कारण हिचकोले खा रहा है। इसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था भी हिचकोले खा रही है, उसी तरह जिस तरह वो शराबी की मैंने आपको एग्जांपल दी। तो एक ऐसा मुल्क जहां पर ना तो रोजगार है, ना इकोनॉमी बढ़ रही है, ना ग्रोथ हो रही, ना
ऐसा समझो कि जिस देश में ज्यादा करके फैक्ट्रियां बंद हो रही और ऊपर से खाज थी पहले, अब कोड़ भी हो गया। कोड़ क्या, यानी अर्थव्यवस्था तो हमारी डावाडोल कर दी थी महाराज जी ने। और अब और क्या हुआ, कोरोना आ गया। कोरोना जब आया तो इन्होंने कहा कि हम 21 दिन में इस कोरोना को भगा देंगे। और आपको याद होगा, थालियां भी बजाई थी, तालियां भी बजाई थी, घंटियां भी बजाई थी और फ्लैश लाइटें भी दिखाई थी। ये अलग अलग एपिसोड है, मैं एक ही बात में कह गया। कहा था कि भाग जा कोरोना भाग जा। एक रात मुझे मेरे मोहल्ले वालों ने सोने नहीं दिया, इतना शोर मचाया, भाग जा कोरोना भाग जा। कोई नहीं कोरोना कोरोना भागा। अब हालत ये है कि हमें अपने नागरिकों को बचाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली का हाल देख लो, रोज लाशें पर लाशें आ रही। तो वो दूरदर्शी प्रधानमंत्री जिस वक्त उसने, मैं इन मोदी साहब की बात नहीं कर रहा, भाखड़ा नंगल डैम जैसे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था, उस वक्त उन्होंने ये सोच के उद्घाटन नहीं किया था कि मैंने उद्घाटन कर दिया है, अब अगली बार मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। परंतु जब सर्जिकल स्ट्राइक किया किसी ने, तो ये सोच के किया कि सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, लोगों की भावनाएं भड़क जाएंगी, लोग मुझे वोट डाल देंगे और इस बार मैं फिर बन जाऊंगा। और वही हुआ, वही हुआ। एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री, अगर उस वक्त उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम जैसे प्रोजेक्ट ना बनाए होते, मैं एक नाम ले रहा हूं, कई, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, अगर उन्होंने सेल ना बनाया होता, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर उसने भारत पेट्रोलियम जैसे ONGC ना बनाया होता, अगर उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की स्थापना ना की होती, तो भैया आज हम कहाँ खड़े होते। हम तो ले दे के गौ माता की जय करने के या श्री रामचंद्र की जय कह कह के लोगों को मारने के काबिल ही रह गए होते ना। देखिए, श्री राम मंदिर बनता है या नहीं बनता, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर हैं, कोई श्री राम का नाम लेके कई बार इलेक्शन भी जीत जाए और काम तेले का ना करे, निवामी गंगा नमामि गंगा कह के लाखों करोड़ रुपया उजाड़ दे और गंगा फिर गंदी की गंदी रहे। तो ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री, मुझे तो नहीं लगता कि यह कुछ देश का भला कर पाएंगे। देश का भला करने के वास्ते वैसी सोच चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे मरने के 20 साल 50 साल ये प्रोजेक्ट मेरा रहेगा और हिंदुस्तान वासियों का भला करता रहेगा। भाखड़ा नंगल से जो जो आप बिजली प्रयोग कर रहे हैं ना अपने घरों में, ज्यादा करके इस बिजली को इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय भाखड़ा नंगल डैम। बीच में दिक्कत हो जाती है बोलने में। तो आपको मिलने वाली बिजली उस महापुरुष की देन है जिसको ये कहते हैं ये सारा कुछ जवाहरलाल नेहरू के कारण होगा। यह जो भाखड़ा नंगल डैम में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, तो वहां पर यूरिया खाद पैदा होती है, किसान खाद पैदा होती है। अगर ऐसी फैक्ट्रियां यह लगा लेते तो हमें खाद इंपोर्ट नहीं ना करनी पड़ती, पर नहीं, हमें तो राम मंदिर बनाना है भाई। राम मंदिर बनेगा तो यूरिया खाद अपने आप ही आ जाएगी। अरे भाई कहां से आ जाएंगी, श्री राम मंदिर अगर बन भी गया तो 10 15 50 पंडितों का ही भला होगा, या जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाया करेंगे पंडित खाया करेंगे। कहां से यूरिया पैदा होगा, कहां से स्टील पैदा होगा, कहां से पेट्रोलियम पदार्थ पैदा होंगे? राम मंदिर से नहीं होंगे, ये रिसर्च से होंगे, ये इन्वेस्टमेंट से होंगे। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गलत जगह और फिर कहते हैं कि हम देश का भला कर लेंगे, तब कहां भला होने वाला है? आप पॉलिसीज गलत बनाते हैं, उन पॉलिसीज का कारण आपका अपना ही रेवेन्यू बैठ जाता है, डिविडेंड रेवेन्यू, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल में। तो फिर आप कर्जे के ऊपर कितनी देर गुजारा कर लेंगे? हिंदुस्तान वासियों, आपको इस मुल्क को एक दूरदर्शी प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है,
एक मौका प्रस्त प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है जो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी ऊट पटांग बोल देते हैं, अंट शंट बोल देते हैं, हिंदू मुसलमान कह के वोटें ले रहे हैं, कब्रिस्तान कह के, शमशान घाट का, ये कोई मुद्दे हैं? शमशान घाट आज से लाखों साल से चल रहे हैं, इसी करके मुर्दे जलाए जाते हैं। कब्रिस्तान हजारों साल से चले हुए हैं, इसी करके मुर्दे दफनाए जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कर देना था उसमें, परंतु इलेक्शन जीतने के लिए आपको पता नहीं भूल गया होगा, यही स्टंट रचे थे। तो भैया हिंदुस्तान की हालत खस्ता करने के वास्ते अगर कोई जिम्मेवार है हिंदुस्तान में तो 3 आदमी, एक तो स्वर्गवासी हो गया अरुण जेटली साहब, और एक निर्मला सीतारमण, और तीसरे मिस्टर मोदी। इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके गलत डिसीजंस के कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बैठ गई। भगवान करे कुछ हो जाए जल्दी ताकि अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए। अगर अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो हम ठीक होंगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न। थैंक यू वेरी मच।